देखिए बेटा, RUHS ने जो फार्मेसी की काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी थी 11 फेब को, और साथ ही उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया था उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो अपडेट करने वाले थे साइट पे 11 फेब को। और आज डेट है अपना 13 फेब, और अभी तक इन्होंने जो है वो मेरिट लिस्ट जारी नहीं करी है। तो इसके पीछे देखो कई रीज़न हो सकते हैं। मेजरली देखा जाएगा तो काफ़ी रीजन्स अभी निकल के आपके सामने आएंगे। एक एक रीजन मैं आपको बताऊंगा तो आपको वहाँ पर पता है वो लग जाएगा कि क्या इसके पीछे राज है वो हो सकता है। कि मेरिट लिस्ट अगर आ जाती तो स्टूडेंट्स को काफ़ी राहत मिल जाती कि वो काउंसलिंग कर पाएँ या ना करवाएं। सबसे पहला रीज़न तो ये आ रहा है कि अगर आ जाती तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या ना करें, इस चीज़ का इनको पता लग जाता। और भी इसके पीछे कई राज हैं जिनकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए, मैं आपको उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पर जो गाइडलाइंस रिलीज करी हैं उनमें लिखा है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स जो है वो 11 फेब को आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स दोस्तों आपको देखने को मिल गया होगा, लेकिन ये वाली मेरिट लिस्ट अभी तक आपको देखने को नहीं मिली है। तो क्यों नहीं मिली है, साथ में इनकी जो कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशंस जो बाद में आप लोगों पर अप्लाई करने वाले हैं, तो वो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मेंशन करने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ भी क्लियर है वो नहीं किया है। मैं 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग आपको जो है गाइडलाइन है मेरे पास, तो उनके अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रूफ्स भी दिखाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने डाला है कि 11 से 15 फेब तक आप लोग ये काउंसलिंग है वो ले सकते हैं। 11 से 15 फेब 5 बजे तक का ये टाइम रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ऑटो लॉक आपकी जो चॉइसेस हैं वो हो जाएंगी, चॉइस फिलिंग का ये टाइम है। और ये जो अलॉटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको 17 फेब तक मिल जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। साथ में 18 फेब से ये लोग स्टार्ट कर देंगे। 5 दिन का आप लोगों को टाइम दिया है कि आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग है वो जो भी अलॉटेड कॉलेज है उसमें जाके रिपोर्टिंग करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको डिपॉजिट करवाएं, और साथ में जो फीस है वो भी आपको वहाँ पर जमा है वो करवानी है। उसका भी बताऊँगा मैं अभी, तो बने रहिए, देखते हैं आगे। अब देखिएगा दोस्तों, पहला डाउट यहाँ पर यह आ रहा है कि अभी तक इन्होंने नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीपीटी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करी है। ये कहीं ना कहीं इनका एक खेल है वो हो सकता है, और फार्मेसी की ही काउंसलिंग को अभी तक चालू किया है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है कि जिन कैंडिडेट्स ने 2 से ज़्यादा एग्ज़ाम है वो दिए हैं। पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट की बात करूं तो 2 एग्ज़ाम उन्होंने दिए हैं, कि मान लो एक बीएससी नर्सिंग का दिया है और एक फार्मेसी का दिया है। किसी एक पर्टिकुलर बच्चे ने बीएससी नर्सिंग और एक फार्मेसी का एग्ज़ाम यहाँ पर दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये निकल के आएगा, मान लो उसको यहाँ पर सीट मिलने वाली है और यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज के चांस नहीं बन रहे। अब वो बच्चा सोच रहा है कि हो सकता है उसको फार्मेसी में सीट मिल जाती। तो ये जो है वो डिपेंड करता कि अगर सीट मेरिट लिस्ट आ जाती तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कैटेगरी वाइज ये चेक कर लेता कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा है, इस कैटेगरी के उसकी टॉप लिस्ट में इतने स्टूडेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं। तो वहाँ पर वो एक थोड़ा सा डिसाइड करता कि उसको फार्मेसी में काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो वहाँ पर उस बच्चे को भी यहाँ पर अभी काउंसलिंग करवानी पड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसको 610 रुपये RUHS को देने पड़ रहे हैं। अभी बात करेंगे, ये जो 610 रुपये का आप काउंसलिंग चार्ज पे कर रहे हो ये नॉन रिफंडेबल होता है, तो ये आपको रिफंड नहीं होगा। तो अगर वो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को भी साथ में स्टार्ट कर लेते तो शायद बच्चों को इस टाइप का नुकसान नहीं होता। अब देखिए, जो ये चार्ज इन्होंने जो डिसाइड किया है ये नॉन रिफंडेबल है। साथ में अभी मैं काउंसलिंग 2019-20 के जो कुछ डेटा थे, कुछ शेड्यूल था काउंसलिंग का, ये नर्सिंग वालों का लिया गया है, बीएससी नर्सिंग का।
तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, जो भी आपको आवंटित कॉलेज होता है उसमें आपको रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो आपका जो है वो आवंटन निरस्त मान लिया जाएगा और आप सेकेंड राउंड का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा इसके अकॉर्डिंग उस कॉलेज में अगर आप रिपोर्टिंग नहीं देते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरा एक देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर एक पहले यस और नो का ऑप्शन दिया जाता था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया है कि वहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है कि वो अभ्यर्थी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं जाना चाहता या फिर आवंटित कॉलेज में ही रहना चाहता है, ऐसा कुछ ऑप्शन वहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है। साथ में हम बात करेंगे कि यदि अभ्यर्थी ने सेकंड चरण में भाग लेने हेतु हाँ किया है और उसे कोई द्वितीय चरण में अन्य सीट आवंटित हुई है तो उसकी प्रथम चरण की सीट को रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसी कुछ गाइडलाइंस जो इनको अभी काउंसलिंग शेड्यूल में देनी चाहिए थी, ऐसी गाइडलाइंस इन लोगों ने अभी क्लियर है वो नहीं करी हैं। साथ ही देखेगा आप लोग जो है वो किसी भी पर्टिकुलर जो कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है उसमें आप चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे और आपको एक 10,000 का जो चालान है, ये नर्सिंग के लिए है, फार्मेसी का भी अभी पता चल जाएगा कि ये जो डीडी बनवानी पड़ेगी आपको डिमांड ड्राफ्ट के मीडियम से, ये जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। अब ये किन को तो वापस किया जाएगा और किन को वापस नहीं किया जाएगा, तो जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है उन्हीं बच्चों को ये वापस है वो किया जाएगा, बाकी किसी को वापस है वो नहीं किया जाएगा। तो जो बच्चे हैं जिन्होंने पर्टिकुलर जैसे बीएससी नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, वो बच्चे कहीं ना कहीं ये पेमेंट मान लो अगर जमा करवा देते हैं और कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज उनको अलॉट हो जाता है तो वहाँ पर उनको ये पेमेंट जो है वो रिफ़ंड किसी भी कंडीशन में नहीं किया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपने काउंसलिंग गलती से करवा भी ली है और आप कहीं ना कहीं सिक्योर हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, तो ध्यान रखिएगा कॉलेज में रिपोर्टिंग लेने से पहले एक बार इनकी जो नई गाइडलाइंस अगर आ जाती हैं तो उनको ज़रूर पढ़ें और उसी के बाद जो है वो अपना डिसीजन लें। फिर भी अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं या फिर आपकी कोई राय है तो कमेंट्स के मीडियम से मुझे बता सकते हैं।